मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली दोस्तों। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आपकी ये जो दिवाली हो या फिर ये काफ़ी सेफ़ और काफ़ी मज़ेदार रहे। आप लोग काफ़ी सारा जो टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, पटाखे मत फोड़िएगा। चलिए ठीक है, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उन्हें फोड़ लीजिएगा। ओके, और बताइए कमेंट सेक्शन में आके कि कैसे कैसे आपने अपनी दिवाली बताई। तो आज है दोस्तों 22 अक्टूबर और आज के दिन आप लोग के लिए आर्टिकल्स लेके आ गए हैं। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाकी कोई आर्टिकल नहीं है। और जो फोर्थ आर्टिकल है उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, तो इसलिए दोबारा कवर नहीं करा मैंने, क्यों फालतू में वीडियो की लेंथ बड़ी करी जाए। पहला आर्टिकल है दोस्तों वाटर न्यूट्रिएंट्स को लेके, उनके प्राइजेस को लेके, क्योंकि अभी इस टाइम पे रबी सीजन आ गया है तो उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे FCRA की तरफ से जो NGOs के रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कैंसिल हो रहे हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं। कौन कौन से यहाँ पे 2 NGO हैं जिनके रजिस्ट्रेशन अभी रिसेंटली कैंसिल हुए हैं। बहुत बड़े यहाँ पे नामी जो आप कह सकते हैं NGO हैं, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं, तो इसलिए अभी ये न्यूज़ में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे एक करके इन दोनों ही आर्टिकल्स को। नॉर्मल आर्टिकल है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग बनाइए दिवाली खुशी खुशी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पर बता दूं कि आज तक आप लोग के लिए ऑफर अवेलेबल है, 25% डिस्काउंट है आप लोग को। DLWHHJ90 आप यूज़ करेंगे तो आप लोग को 20% ऑफ मिलेगा। बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस में आप लोग के लिए 27 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं। आज लास्ट डे है दोस्तों सभी ऑफर्स का, जो भी आप लोग परचेज करना चाहते हैं उनके लिए। और 13 नवंबर सुबह 11 बजे रहने वाला है UCSC। इसमें आप लोग बारकोड स्कैन करके फ्री में एनरोल कीजिए और काफ़ी मजा आएगा आप लोगों को। काफ़ी अच्छे तरीके से एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिलेगा। EPFO की भी क्लासेस लाइव हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 0% की EMI पे आप लोग कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। और फ्री में आप लोग के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे करके और देखते हैं प्यार से। बिल्कुल देखिए दोस्तों, इस टाइम पे हर एक क्रॉप के लिए, इस टाइम पे क्या हर टाइम पे हर एक क्रॉप के लिए 2 चीज़ें बहुत मस्ट हैं। मस्ट क्या क्या होगी आपकी, ज़रूरी में आ गई आपकी वाटर और न्यूट्रिएंट्स। अब अगर आप कह सकते हैं जो प्राइजेज़ हैं वो सही रहते हैं, जो ठीक ठीक प्राइजेज रहते हैं इनके, तो जो फार्मर है ये ग्रो करते हैं अपनी क्रॉप्स वगैरह को। दिक्कत होगी तो वो नहीं ग्रो करेंगे। वाटर की बात करूँ तो वाटर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग देखने को मिलता है हमें, क्योंकि इस टाइम पे जो रबी वाला आया विंटर स्प्रिंग सीज़न, उसमें काफ़ी सही रहा। सरप्लस मानसून रहा दोस्तों, रेन हुई आपकी सितंबर महीने में। और जो ये आप कह सकते हैं सितंबर महीने का रेन वाला महीना था वो भी एक्सटेंड हुआ। इससे जो ग्राउंड वाटर है उसमें पानी भर गया, बढ़िया करके एकदम रिचार्ज हो गया वो। और जो एरियाज़ जहाँ पे आप कह सकते हैं सूखापन देखने को मिलता था, जैसे कि UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी इस टाइम पे कंडीशन ठीक ठीक है। तो जो प्राइजेस हैं दोस्तों ये भी सेम चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने लास्ट वीक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP का वो बढ़ा दिया। और 2 यहाँ पे की क्रॉप्स के लिए, पहला है वीट जिसको कर दिया दोस्तों, पहले था आपका 2015, अब कर दिया इसको 2125 रुपये पर क्विंटल पे। और फिर आपका मस्टर्ड है जो कि पहले था आप कह सकते हैं 5050, उसे कर दिया 5450 पर क्विंटल। तो ये बढ़ा दिया बेसिकली। ओके, वीट में दोस्तों इंक्रीज़ किया है 110 पर क्विंटल। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को कि पिछले 2 सालों से 40 और 50 रुपये क्विंटल इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी अब इंक्रीज़ कर दिया, तो एक ठीक शुरुआत और एक अच्छी बात है। मस्टर्ड की बात करें तो 400 पर क्विंटल जो है वो रखा गया हायर जो MSP है उसको। और लास्ट ईयर से दोस्तों ये बढ़ा ही है बेसिकली। अभी न्यूट्रिएंट की क्या यहाँ पे आप कह सकते हैं सिचुएशन है, तो 4 चीज़ें बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि जो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिसंबर जनवरी 2021-22 के महीने में जो यूरिया है आप कह सकते हैं जो कि 46% है, जो नाइट्रोजन है इसे कंटेन करता है, उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं इंपोर्ट किया गया एट 900 से लेके 1000 पर टन डॉलर में। ओके, और जो इंपोर्ट प्राइस है आप कह सकते हैं आप डी अमोनियम फॉस्फेट DAP का, हमारी कंट्री में जो कि सेकंड मोस्ट कमर्शियल फर्टिलाइज़र है, जिसके अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% पोटेशियम होता है, उसको भी यहाँ पे खरीदा गया था जुलाई के महीने में 950 से लेकर 960 पर क्विंटल डॉलर में। फर्टिलाइज़र का अगर इनपुट के बारे में बताऊँ मैं तो ये टॉप्ड करता है आपका लगभग 1715 पर टन फॉर फॉस्फोरिक एसिड, जुलाई सितंबर महीने में खरीदा। और आप कह सकते हैं अमोनिया के लिए लगभग $1600। तो ये आप कह सकते हैं प्राइसेस इस टाइम पे है। वहीं सल्फ़र की बात करें तो 500 से लेके 525 जो है ये इनका रहा सल्फ़र का प्राइस। अब देखिए दोस्तों, जो लेटेस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उसमें हमारी जो इंडियन कंपनीज़ है ये यहाँ पे आप कह सकते हैं यूरिया को खरीद दिए 650 से लेके $655 में। और जो आपका DAP हो गया, ओके, डी अमोनियम फॉस्फेट हो गया, इसको यहाँ पे खरीद रही है 720 से लेके $740 में। जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है उसको खरीद रही है 1175 में। फिर आपके यहाँ पे आप कह सकते हैं जो अमोनिया है इसे 850 से लेकर 900 अमोनिया को खरीद रही है।
और सल्फ़र जो है वो 130 से 125 तक खरीद रही है। इतना बड़ा डिफरेंस इस बार आ गया है। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जो MOP है मतलब कि जो म्यूट्रेट ऑफ पोटास है, जिसके अंदर लगभग 60% पोटेशियम रहता है, उसकी बात बताऊँ मैं आप लोग को, उसको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं एलिवेट किया गया है लगभग $590 पर टन पे। ओके, और लास्ट अक्टूबर दोस्तों ये 280 था, जिसको बढ़ा दिया गया। इंडिया दोस्तों ये इंपोर्ट कर रहा है अपने सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ के ऑफ MOP फ्रॉम बेलारूस, जो कि और रसिया से है। और जो वॉर है यूक्रेन के, इसके डिस्टर्ब के बाद जो सप्लाई है दोनों ही कंट्रीज़ की, वो दिक्कत में आ गई है। इंडिया दोस्तों टोटल जो MOP है ये इंपोर्ट करता है, आप कह सकते हैं, जो कि लगभग 5.09 मिलियन टन आप कह सकते हैं। इतना जो भारत है ये इंपोर्ट कर रहा होता है MOP हमारा, ये कम हो गया दोस्तों, लगभग 2.91 मिलियन टन में कम हो गया। और अप्रैल सितंबर महीने में अभी रिसेंटली ये और ज़्यादा कम हो गया, 1.5 मिलियन टन। अगर MOP के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो इसकी अवेलेबिलिटी एज मच एज एक इशू है प्राइसेस पे लेके। बाकी जो सप्लायर्स हैं जैसे कि कनाडा, इजराइल, जॉर्डन हो गया, तो ये सब आप कह सकते हैं हमारी पूरी जो कमी है इसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं। कंपनसेटिंग है दोस्तों खरीफ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से MOP नहीं है और जो सप्लाई पोजीशन है इस टाइम पे फर्टिलाइजर की, वो कंफर्टेबल रहेगी फॉर दी रबी क्रॉपिंग सीजन। यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी, पर्टिकुलरली यूरिया की और DAP की। पर सिचुएशन दोस्तों यहाँ पे बेटर रहने वाली है खरीफ के लिए भी, और उसके लिए भी यहाँ पे सही तरीके से प्लानिंग जो है वो चल रही है कि साउथ वेस्ट मानसून रेन के लिए फ्रॉम जून जुलाई के कुछ किया जा सके। यहाँ पे जो ऑगर्स है और यहाँ पे जितने भी हमारे रबी क्रॉप्स हैं, इनके अंदर ना ही केवल वीट और मस्टर्ड के अलावा जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, पोटैटो, ऑनियन और रबी मेज़ हो गया, धनिया, सौफ हो गई, राइस, ये सब रबी क्रॉप के इंपॉर्टेंट हैं वेस्ट बंगाल, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इनको हिसाब से हम कह सकते हैं इनके लिए काफ़ी सही चल रहा है इस टाइम पे काम। खरीद जो सीज़न है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं ज़्यादा बढ़िया तो नहीं, पर हाँ आप कह सकते हैं क्योंकि कई जगहों पे भारत के अंदर रेनफॉल कम हुई थी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ये सही नहीं चल रहा है। और कुछ जगहों पे एक्सेस रेन हो गई, तो वो भी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम में बात आई थी। फार्मर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनसेट करना चाहते हैं किसी भी खरीफ क्रॉप की लॉस से, अगर होती है उसको तब। डाउन साइड क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर जो हमें टेबल यहाँ देखने को मिल रहा है, ये टेबल, इस टेबल के हिसाब से दोस्तों जो DAP की सेल है बाय कंपनीज ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर, ये मात्र हुई थी 3.9% आप मान सकते हैं, ये रही आपकी। और 23.33% रही थी आपकी हायर एक्टिविटी। तो ये आप मान सकते हैं DAP के लिए, मतलब कि यूरिया के लिए रही 3.91 और DAP के लिए रही 23.33। सेम पीरियड दोस्तों 2021 का भी है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बताऊँ आपको बेसिकली कि हमारी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है MRP जो है वो यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया से रहती है। ओके, करंटली जिसका प्राइस है दोस्तों लगभग 5628 पर टन। और जो कंपनीज़ दोस्तों यहाँ पे सेल करती हैं इसको फार्मर को इसी प्राइस पे, वो यहाँ पे हायर कॉस्ट प्रोडक्शन की रख रही है और इम्पोर्ट की भी, जिससे कि गवर्नमेंट को वो कुछ कर सके, रीइम्बर्स कर सकें। MRP दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज होने वाली नहीं है, बेसिकली अनचेंज रहती है, और चाहे इंटरनेशनल प्राइस हो तब भी ये चीज़ें नॉर्मली चलती रहती हैं। अगर बात करें MOP के बारे में, तो जहाँ पे जो लैंडेड कॉस्ट अलोन है दोस्तों वो लगभग $590 पर टन है, और जो कि अराउंड भारत में 48,675 है, इतना पैसा आप मान लीजिए। साथ ही दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि इसके अंदर और भी कॉस्ट आती हैं जो कि लगभग 55,000 जो रुपये हैं पर टन पे निकल जाती हैं। अगर हम सब्सिडी डायरेक्ट कर देते हैं जो कि है लगभग 15,186, तो उसको कंपनी मात्र अपने प्राइस में बेच रही होगी लगभग 40,000 रुपये में, और ये अलाउ करेगी कि और ज़्यादा यहाँ पे पढ़ सकते हैं 34,000 से ज़्यादा पे उसे बेचा जा सके। मतलब कि अभी कंपनी को कितना नुकसान हो रहा होगा, 6,000 रुपये का नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि 40 पे वो चीज़ है और उन्हें बेचनी पड़ेगी कितने पे, 34 पे। तो लमसम आप मान सकते हैं 6,000 रुपये का नुकसान इन्हें हो रहा है। पर अगर साइड में बताऊँ मैं आपको, तो जो फार्मर्स हैं ये आप कह सकते हैं ओवर अप्लाइंग कर सकते हैं यूरिया और DAP को, और ये यहाँ पे आप कह सकते हैं यूज़ नहीं करेंगे MOP को, सिंगल सुपर फॉस्फेट को, साथ ही साथ जो अदर फर्टिलाइजर्स हैं जिनसे कि चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, उन्हें अगर वो लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक अलग चीज़ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उनको हमें कहीं ना कहीं से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये आर्टिकल हो गया। अब अगला आर्टिकल हमारा FCRA के बारे में। तो FCRA क्या है, होम मिनिस्ट्री ने जो हमारी है, उसने होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है उसने कहा है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है FCRA, उसने जो लाइसेंस है ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का, इन दोनों को आप कह सकते हैं, इन दोनों को मतलब एलिगेशन लगाया क्योंकि इन्होंने वायलेंस रखा है प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्या है बात, इसको समझते हैं। देखिए FCRA जो है दोस्तों ये रेगुलेट और एक्सेप्ट करती है, बेसिकली यूटिलाइज करती है सभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर किसी भी आप कह सकते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए किया गया होगा, तो बाय किसी भी इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन या फिर कंपनी या फिर कुछ भी तरीके से अगर होता है तो उसकी जानकारी इनके पास होनी चाहिए। जो लॉ है दोस्तों इसे एनेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1976
ओके। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि जो लॉ है ये रेगुलेट भी करता है फॉरेन डोनेशंस को, जो भी इंडिविजुअल्स के लिए हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है किसी के लिए, किसी ऐसे मैनर में जहाँ पे वो कंसिस्टेंट रह सकें अपनी वैल्यूज़ ऑफ दी सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ। एक अमेंडमेंट दोस्तों इसका हुआ था 2010 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, जब यहाँ पे लॉ को आप कह सकते हैं अमेंडमेंट किया गया था और उसे एनेक्ट करा गया। फिर दोबारा होता है 2020 में, इसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे टाइट कर दिया कंट्रोल, और जो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी बेसिक की है उसको लेके, रेसिट को लेके, यूटिलाइजेशन ऑफ दी फॉरेन फंड्स को बाय एनजीओस, मतलब कि एक तरीके से सही सारे जो रूल्स हैं इन्हें लगाया गया, हर एक चीज़ को जो है बढ़िया तरीके से रखा गया था और हर एक चीज़ को सही तरीके मैनर में लगवाया जा रहा था। अगर प्रोविज़न के बारे में बताऊं मैं आपको, तो एफसीआरए को रिक्वायर है हर एक पर्सन और एनजीओ की विशिंग, जो कि आप कह सकते हैं जो भी रिसीव कर रहा है बेसिकली फॉरेन जो डोनेशंस हैं इनको, और रजिस्टर होना चाहिए इस एक्ट के अंदर, उसका जो बैंक है वो रजिस्टर होना चाहिए दोस्तों। ओके। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं फॉरेन फंड जो कि आप कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर दिल्ली में हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं इनकी रिसिट होनी ज़रूरी है। अगर नहीं होता है बेसिकली ये सब तो दिक्कत होगी उन्हें, और जब वो लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी फाइल को एनुअली रिटर्न करेंगे वो बहुत ज़रूरी है। ओके। कोई भी जो पैसा ये ट्रांसफ़र नहीं होगा फंड का किसी और एनजीओ में, और जो एक्ट है इसे प्रोहिबिट करा गया कि रेसिट ऑफ फॉरेन फंड्स को है और बाय कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट या फिर न्यूज़पेपर या फिर मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, किसी के लिए भी आप कह सकते हैं ये नहीं है वो, ठीक है, सबके लिए बेसिकली आप कह सकते हैं माना गया है। रजिस्ट्रेशन अंडर एफसीआरए दोस्तों बताओ मैं आपको, तो एनजीओ जो चाहती हैं कि वो रिसीव करें फॉरेन फंड्स, उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो दिखाने पड़ेंगे। एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन है ये ग्रांट किया जाएगा टू इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन जो भी यहाँ पे डेफिनेट कल्चर के हैं उनको। साथ ही दोस्तों इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस बेसिकली सोशल प्रोग्राम्स, इन सभी के साथ काम किया जाएगा। एमएचए ने दोस्तों रिक्वायर है कि वो अप्रूव करेगा और रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन को विद इन 90 डेज। कोई फेल हो जाता है तो उसे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और उस टाइम पे एनजीओ इन्फॉर्म करेगा रीज़न जो भी आप कह सकते हैं, अगर दिक्कत आती है तो बताना पड़ेगा। एक बार ग्रांट हो जाता है एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन तो वैलिड है 5 सालों के लिए। एनजीओ को दोस्तों हर एक 6 महीने में उसे रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट होगी उसके बाद। अगर ऐसा चलता है तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो उनका एक्सपायर हो जाएगा। कैंसिलेशन बताऊँ मैं आपको, तो गवर्नमेंट यहाँ पे रिजर्व रखती है राइट टू कैंसिल दी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन किसी भी एनजीओ का, अगर वो यहाँ पे आप कह सकते हैं वॉयलेट कर रहा होगा एक्ट को, और रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे कैंसिल भी कर सकती है अगर जो भी आप कह सकते हैं दिक्कत आ रही है उनके टाइम पे, कोई सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम कुछ भी हो गया तो उसे कैंसिल भी कर सकती है। एक बार एनजीओ का यहाँ पे आप कह सकते हैं कैंसिल हो जाता है तो वो दोबारा एलिजिबल नहीं है कि वो री रजिस्ट्रेशन कर सके 3 सालों के लिए। 3 साल बाद फिर से वो कर सकता है, पर 3 सालों के अंदर अंदर नहीं कर सकता। ओके। तो ये सारी बातें हैं, जल्दी जल्दी मैंने कवर करवा दिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। ओके। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।